अक्सर हम ये सोचते हैं कि किसी बॉम्ब को डिफ्यूज करना दुनिया का सबसे तनावपूर्ण काम होता है। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पसीने से लथपथ एक इंसान को ये तय करना होता है कि लाल तार काटना है या नीला। एक गलत कट और सब कुछ खत्म। हाँ बिल्कुल, वहाँ कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। एग्जैक्टली। लेकिन मजेदार बात यह है कि उस बॉम्ब स्क्वाड वाले इंसान के पास कम से कम ये सोचने का समय होता है, एक शांत कमरा होता है, और सबसे बड़ी बात, उसे करोड़ों लोग टीवी स्क्रीन पर लाइव नहीं देख रहे होते। सही कहा। और अगर हम इसे क्रिकेट के चश्मे से देखें, खासतौर पर T20 क्रिकेट के डेथ ओवर्स की दुनिया में, तो वो तार काटने वाला कटर बहुत भारी लगने लगता है। बिल्कुल। फ्लड लाइट्स की वो तेज रोशनी, स्टेडियम में चीखते हुए 50,000 लोग और सामने खड़ा एक ऐसा बल्लेबाज जो आपकी हर छोटी सी गलती का इंतजार कर रहा है। आपकी हर एक गेंद पर, मतलब हर एक धड़कन पर मैच का नतीजा टिका होता है। और इस डेथ बॉलिंग की दुनिया को अगर हम डिकोड करें ना, तो ये पूरी तरह से दबाव का एक समंदर है। यहाँ अच्छे गेंदबाज जिनके पास दुनिया भर का अनुभव है, वो भी अपनी लय खो बैठते हैं। हाँ, हाथ कांपने लगते हैं और वो परफेक्ट यॉर्कर अचानक फुल टॉस में बदल जाती है। एग्जैक्टली। लेकिन आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे गेंदबाज पर फोकस कर रहे हैं जिसने इस दबाव के समंदर में डूबने के बजाय उसकी लहरों पर राज करना सीख लिया है। बिल्कुल। और वो है भारत के प्रमुख फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह, एक ऐसा खिलाड़ी जिसके पिता उसे पढ़ाई और एक सुरक्षित भविष्य के लिए कनाडा भेजने वाले थे, जिसने अपने परिवार से सिर्फ 1 या 2 साल का वक्त मांगा था। और आज वही लड़का T20 वर्ल्ड कप्स के इतिहास में जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज को पीछे छोड़कर भारत का सबसे सफल विकेट टेकर बन गया है। क्या बात है। इस चर्चा में हमारा मकसद सिर्फ उनके कुछ आंकड़े गिनाना नहीं है, बल्कि उस मानसिकता, उस साइंस को समझना है जो एक आम से दिखने वाले लड़के को डेथ ओवर्स का मास्टरमाइंड बनाती है। देखिए, उनका ये जो सफर है ना, वो वाकई एक केस स्टडी है। क्योंकि डेथ बॉलिंग सिर्फ 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने का नाम नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये हालात को डिकोड करने, बल्लेबाज के दिमाग को पढ़ने और सबसे जरूरी चीज, उस भयानक दबाव में अपने दिमाग को बर्फ की तरह शांत रखने का खेल है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। वो जो कनाडा वाली कहानी है वो बहुत दिलचस्प है। मतलब उनके पिता दर्शन सिंह CISF में थे। हाँ, और उन्होंने अपना खुद का क्रिकेट का सपना छोड़ दिया था ताकि वो परिवार को सपोर्ट कर सके। माताजी उन्हें रोज साइकिल पर बिठाकर ट्रेनिंग के लिए ले जाती थी। बिल्कुल एक टिपिकल भारतीय मिडिल क्लास परिवार की कहानी, जहाँ टैलेंट होता है लेकिन संसाधनों की थोड़ी कमी होती है। और उनके बड़े भाई आकाशदीप पहले से ही कनाडा के ब्रैम्पटन में सेटल हो चुके थे। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी पिता यही चाहेगा कि उसका बेटा भी वहाँ जाकर अपना भविष्य सुरक्षित कर ले। हाँ, लेकिन यहीं पर अर्शदीप में वो सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने कहा कि मुझे बस 1-2 साल का समय दे दीजिए, अगर बात नहीं बनी तो मैं चुपचाप कनाडा की फ्लाइट पकड़ लूंगा। ये डू और डाई वाली सिचुएशन थी उनके लिए। पता है, ये मुझे ना किसी नए स्टार्टअप फाउंडर की मानसिकता जैसी लगती है। जब कोई फाउंडर अपनी आखिरी सेविंग्स, अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। बहुत सही तुलना है। क्योंकि जब आपके पास कोई प्लान B नहीं होता, जब पीछे मुड़कर देखने का विकल्प ही खत्म हो जाता है, तो आपका प्लान A ही आपकी जिंदगी बन जाता है। क्या मैं सही सोच रही हूँ कि इसी करो या मरो वाली शुरुआत ने उनके अंदर वो डेथ ओवर्स वाली मजबूत नसें पैदा की? 100%। देखिए, जब आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां आपको पता है कि अगर आज मैंने इस मैच में रन लुटाए तो मेरा करियर खत्म हो सकता है, मुझे अपना सपना हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। हाँ, वो डर तो रहता ही है। बिल्कुल। तो आपके अंदर एक अलग तरह की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पैदा होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने अपना एक बड़ा ही सिंपल सा मंत्र बताया था। अच्छा, क्या था वो? उनका कहना था, कीप थिंग्स सिंपल, यानी चीजों को साधारण रखना। जब आप 19वां ओवर डाल रहे होते हैं तो दिमाग में 10 तरह के विचार आते हैं कि मैं स्लोअर बाउंसर डालूं, यॉर्कर डालूं या कोई वाइड डिलीवरी डालूं। एग्जैक्टली। लेकिन अर्शदीप का फोकस सिर्फ उस एक गेंद पर होता है जो उस वक्त टीम को चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि वो जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव से भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। हाँ, बुमराह तो खैर इस मामले में मास्टर है ही। बिल्कुल। अर्शदीप मानते हैं कि चाहे दिन अच्छा हो या बुरा, खिलाड़ी को मानसिक रूप से स्थिर रहना चाहिए। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती, मतलब सिर्फ शांत रहने से कोई 100 मीटर का छक्का तो नहीं रुक जाता ना? हाँ, जाहिर है। मेरा मतलब है, अगर सामने आंद्रे रसल जैसा कोई हिटर खड़ा है तो आपकी शांति उसे छक्का मारने से कैसे रोक लेगी? इसके पीछे कोई बहुत ही ठोस तकनीक तो होगी। अरे बिल्कुल, केवल शांति आपको मैच नहीं जिता सकती,
मैं कहूंगा कि शांति वो कैनवस है जिस पर तकनीक से चित्र बनाया जाता है। क्या बात कही है। बिना अचूक निशाने और सही रणनीति के मैदान पर मुस्कुराते हुए खड़े रहने से गेंदें डॉट नहीं होती। और यहीं पर बात आती है वाइड यॉर्कर की। द इंडियन एक्सप्रेस में ग्लेन मग्राथ की एक बहुत ही शानदार टेक्निकल एनालिसिस छपी थी। ग्लेन मग्राथ, उनका क्या कहना था? मग्राथ कहते हैं कि वाइड यॉर्कर डालना क्रिकेट के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। मुश्किल क्यों है? मतलब यॉर्कर तो यॉर्कर है, चाहे वो स्टंप्स पर हो या स्टंप्स के बाहर। नहीं, बायोमैकेनिक्स के हिसाब से इसमें बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब आप स्टंप्स पर यॉर्कर डालते हैं तो आपका विजुअल टारगेट वो 3 लकड़ियां होती हैं जो एकदम साफ दिखती हैं। हाँ। आपका शरीर उसी दिशा में मूव करता है। समझ रही हूँ। लेकिन वाइड यॉर्कर डालते समय आपका टारगेट वो स्टंप्स नहीं होते। आपका टारगेट क्रीज पे खींची गई एक सफेद लाइन का वो छोटा सा हिस्सा होता है जो बल्लेबाज की पहुंच से दूर हो। ओहो। यहाँ जो मार्जिन ऑफ एरर है वो सिर्फ कुछ इंच का होता है। अगर गेंद 1 इंच भी अंदर आई तो वो एक शानदार हाफ वॉली बन जाएगी और बल्लेबाज उसे आसानी से कवर्स के ऊपर से छक्के के लिए भेज देगा। और अगर 1 इंच बाहर गई तो वो वाइड हो जाएगी। बिल्कुल। मैग्राथ कहते हैं कि इसे मैच के दबाव में डालने के लिए आपको नेट्स में से अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस कदर बैठाना होता है कि आपका शरीर बिना सोचे वो परफेक्ट गेंद फेंक सके। वाह, ये मुझे इंग्लैंड के खिलाफ उस मैच की याद दिला रहा है जहां जैकब बेथेल और विल जैक्स क्रीज पर थे। हाँ, वो मैच तो बहुत ही थ्रिलिंग था। दोनों पूरी तरह से सेट थे और हर तरफ बाउंड्रीज लगा रहे थे। तब अर्शदीप ने उन्हें रोकने के लिए यही वाइड यॉर्कर वाली रणनीति अपनाई थी। लेकिन उस ओवर में उन्होंने 5 वाइड्स दिए थे। हाँ, 5 वाइड्स। अब देखिए, एक आम क्रिकेट फैन के तौर पे अगर हम सोचें तो एक ओवर में 5 वाइड्स देना तो बहुत खराब गेंदबाजी मानी जाएगी। कोई भी गेंदबाज घबरा कर अपनी लाइन बदल देता या फिर कोई स्लो गेंद फेंकने लगता। एग्जैक्टली। और यहीं पर अर्शदीप बाकी गेंदबाजों से अलग खड़े होते हैं। मैग्राथ इसी को प्लान बी कहते हैं। उन 5 वाइड्स के बावजूद उन्होंने अपना प्लान नहीं बदला, उन्होंने लाइन नहीं बदली। और उसका नतीजा क्या हुआ? उन्होंने जैक्स और बेथेल को बाउंड्री मारने से रोक दिया और वो जरूरी रन बचा लिए। बिल्कुल। कभी-कभी T20 क्रिकेट में एक बाउंड्री खाने से बेहतर होता है कि आप एक एक्स्ट्रा गेंद फेंक दें। ये एक तरह का कैलकुलेटेड रिस्क है। तो इसका मतलब ये है कि वो जानते थे कि अगर गेंद स्टंप्स की लाइन में गई तो छक्का पक्का है, इसलिए बाहर ही रखना है, चाहे वाइड हो जाए। सही पकड़े हैं। पता है, ये तो बिल्कुल 2014 की T20 वर्ल्ड कप फाइनल की तरह लग रहा है। हाँ, वो ढाका वाला फाइनल। एग्जैक्टली, जहां श्रीलंका के लसिथ मलिंगा और नुआन कुलसेकरा ने युवराज सिंह और MS धोनी जैसे बल्लेबाजों के खिलाफ यही रणनीति अपनाई थी। मुझे याद है आखिरी 3 ओवर्स में उन्होंने सिर्फ 15 रन दिए थे और भारत के हाथ से वो वर्ल्ड कप फिसल गया था। हाँ, और आज अर्शदीप उसी हथियार को इतनी सफाई से भारत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन खेल अब 2014 से बहुत आगे निकल चुका है। हाँ। अब सिर्फ इंसान अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, बल्कि मशीनें भी इस खेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। ओहो, मैं समझ गई। आप क्रिक माइंड AI वाले डेटा की बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये हिस्सा वाकई दिमाग हिला देने वाला है। मतलब क्रिक माइंड AI का जो डेटा है वो बताता है कि अर्शदीप जब राइट हैंडर्स को डेथ ओवर्स में गेंद डालते हैं तो उनका इकोनॉमी रेट 9.42 होता है, जो कि T20 के हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे सामने कोई लेफ्ट हैंडर आता है, ये इकोनॉमी रेट उछलकर 11.84 हो जाता है। ये सीधे सीधे 2.42 रन प्रति ओवर का फर्क है। और T20 क्रिकेट में 2.5 रन का मतलब मैच हारना या जीतना हो सकता है। बिल्कुल। इसके पीछे की ज्योमेट्री को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अर्शदीप एक लेफ्ट आर्म पेसर हैं। जब वो ओवर द विकेट या अराउंड द विकेट आकर एक लेफ्ट हैंडर को गेंद डालते हैं तो उनके हाथ से निकलने वाली गेंद का जो नेचुरल एंगल है वो बल्लेबाज के शरीर की तरफ होता है, मतलब लेग साइड और हिप्स की तरफ। एग्जैक्टली। और मॉडर्न T20 क्रिकेट में लेग साइड पर, खासतौर पर मिड विकेट या फाइन लेग की तरफ शॉट मारना तो बल्लेबाजों के लिए सबसे आसान काम होता है। हाँ, क्योंकि वो गेंद सीधे उनके रडार में जा रही होती है, जहां से वो आसानी से पावर जनरेट कर सकते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये प्योर फिजिक्स और ज्योमेट्री है जिसे AI ने पकड़ लिया। लेकिन रुकिए, अगर AI हर खिलाड़ी की कमजोरी इस तरह दशमलव तक निकाल कर दे देगा तो क्या मॉडर्न क्रिकेट में बॉलर्स अब बैट्समैन से ज्यादा लैपटॉप पर बैठे उन डेटा एनालिस्ट्स के खिलाफ खेल रहे हैं? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब अगर मशीन ने बता दिया कि कहाँ गेंद डालनी है और कहाँ नहीं, तो क्या खिलाड़ियों का जो वो रॉ टैलेंट है वो खत्म नहीं हो जाएगा? क्या ये इंसानों का नहीं बल्कि एल्गोरिदम का खेल बन गया है? मैं कहूँगा कि ये एक डर जरूर है।
लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। देखिए, डेटा सिर्फ आपको ये बताता है कि दरवाजा कहाँ है, लेकिन उस दरवाजे को तोड़ना तो खिलाड़ी को ही पड़ता है ना। एआई ने ये बता दिया कि लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ अर्शदीप को दिक्कत है। अब इसका असर देखिए। हाँ, क्या असर हुआ? एंगल का फायदा उठा सके। वाओ, एक तरह से उन्होंने अर्शदीप को टारगेट करने के लिए पूरी टीम का बैटिंग ऑर्डर ही बदल दिया। बिल्कुल, लेकिन क्रिकेट हमेशा से एक एक्शन और रिएक्शन का खेल रहा है। पंजाब किंग्स ने इस एआई डाटा का काउंटर अटैक निकाला। अच्छा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2026 के आईपीएल में ये रणनीति बनाई कि जब सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज होगा तो वो डेथ ओवर्स में अर्शदीप की जगह मार्को यानसन या नाथन एलिस जैसे राइट आर्म बॉलर्स का इस्तेमाल करेंगे। समझी। क्यों? क्योंकि एक राइट हैंड बॉलर जब लेफ्ट हैंडर को गेंद डालता है तो वो गेंद शरीर से दूर की तरफ, मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी जाती है, जिससे लेग साइड वाला वो आसान एंगल खत्म हो जाता है। एकदम सटीक समझे आप। और सबसे बड़ी बात, इस बीच अर्शदीप खाली नहीं बैठे हैं। वो अपनी इस कमी को दूर करने के लिए अराउंड द विकेट जाकर एक खास तरह के वाइड एंगल यॉर्कर को और भी ज्यादा धारदार बना रहे हैं, ताकि गेंद लेफ्ट हैंडर की पहुंच से पूरी तरह दूर रहे। हाँ, तो टैलेंट आज भी जिंदा है, बस डेटा ने ये बता दिया है कि मेहनत करनी किस दिशा में है। ये तो बिल्कुल मैदान पर शतरंज खेलने जैसा हो गया, एक के बाद एक चाल। बिल्कुल। लेकिन देखिए, ये तकनीक, डेटा और शांत दिमाग हमेशा तो काम नहीं आते। हर खिलाड़ी का एक ऐसा दौर आता है जब कुछ भी सही नहीं हो रहा होता है। और अर्शदीप के करियर का ग्राफ भी कोई सीधी रेखा नहीं रहा है। इसमें इतने उतार चढ़ाव रहे हैं जो किसी भी कमजोर इंसान को तोड़ सकते थे। अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात करें तो वो किसी भी मायने में कम नहीं है। 2024 और 2026 के T20 वर्ल्ड कप में उनका जो प्रदर्शन रहा है वो लाजवाब था। हाँ, उन्होंने तो T20 वर्ल्ड कप्स के इतिहास में जसप्रीत बुमराह के 33 विकेट्स के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और 35 विकेट्स के साथ भारत के सबसे सफल गेंदबाज बन गए। और इसके अलावा वो T20 इंटरनेशनल्स में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज भी बने हैं। 2026 की शुरुआत में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका वो 5 विकेट हॉल भी तो याद करने लायक है। उन्होंने 51 रन देकर 5 विकेट लिए थे। लेकिन 51 रन बहुत होते हैं ना। मुझे याद है आलोचकों ने तब कहा था कि उन्होंने बहुत रन लुटा दिए। ये T20 इतिहास का सबसे महंगा 5 विकेट हॉल था। हाँ, रन जरूर दिए थे, लेकिन आप मैच का संदर्भ देखिए। उन्होंने रन जरूर दिए, लेकिन वो जो विकेट्स थे ना, वो उन सेट बल्लेबाजों के थे जो मैच को भारत से दूर ले जा रहे थे। ये बात भी है। T20 में कभी-कभी विकेट्स लेना रन बचाने से ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। मुझे रिकी पॉन्टिंग का वो बयान भी याद आ रहा है जो उन्होंने पंजाब किंग्स के कोच के तौर पर दिया था। IPL 2025 में पंजाब ने KKR के खिलाफ सिर्फ 111 रन का टोटल डिफेंड किया था। 111 रन IPL के इतिहास में 111 रन बचाना कोई मजाक नहीं है। एकदम नहीं। और सामने आंद्रे रसेल क्रीज पर खड़े थे और अर्शदीप ने उन्हें एक विकेट मेडन ओवर डाला था। वाओ। पॉन्टिंग ने इसे अपने इतने लंबे कोचिंग करियर की सबसे बेहतरीन जीत बताया था। मतलब 111 रन डिफेंड करते हुए रसेल को मेडन ओवर डालना, ये सोचने में रोंगटे खड़े कर देता है। बिल्कुल करता है। लेकिन इन तमाम ऊंचाइयों के पीछे बहुत गहरी खाइयां भी रही हैं। अगर हम उनके करियर के सबसे मुश्किल दौर की बात करें तो 2022 का एशिया कप कोई नहीं भूल सकता। हाँ, वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच जहां उनसे एक अहम कैच छूट गया था। वो एक बेहद दबाव वाला पल था। और उसके बाद सोशल मीडिया पर जो तूफान आया, वो किसी भी युवा खिलाड़ी का मनोबल हमेशा के लिए कुचलने के लिए काफी था। उन्हें बहुत बुरी तरह ट्रोल किया गया, उनसे जोड़ा गया था। हाँ, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था और इसके बाद सरकार तक को दखल देना पड़ा था। बिल्कुल। और विवाद सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहे। अगर हम 2026 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल की बात करें तो न्यूजीलैंड के डैरिल मिशेल की तरफ गेंद फेंकने के कारण उन पर ICC ने मैच फीस का जुर्माना भी लगाया था। और IPL 2026 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ वाइड्स और नो बॉल्स के कारण उन्होंने IPL इतिहास का सबसे लंबा ओवर भी डाल दिया था। हाँ, तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि वो कोई मशीन या रोबोट नहीं है। उनसे भी मैदान पर फ्रस्ट्रेशन में गलतियां होती हैं। हाँ, बिल्कुल होती हैं। पता है, मैं ये सब सोचती हूँ तो मुझे उनका करियर एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की तरह लगता है। अच्छा, वो कैसे? जैसे कोई AI मॉडल जब फेल होता है तो वो टूटता नहीं है। वो उस फेलियर को, उस ड्रॉप कैच को या उस एक्स्ट्रा वाइड गेंद को सिर्फ एक डेटा पॉइंट की तरह लेता है और अपने अगले आउटपुट को और बेहतर कर लेता है। बहुत ही बेहतरीन तुलना है ये। मतलब जितनी बार वो गिरते हैं, वो अगली बार एक नया अपडेटेड वर्जन बनकर सामने आते हैं। वो बाउंस बैक करते हैं। एग्जैक्टली।
सोशल मीडिया की वो भयानक ट्रोलिंग या मैदान की वो नो बॉल्स उनके विकास में ये रुकावट नहीं बनी, बल्कि वो उनके इवोल्यूशन का हिस्सा बन गई। इसी बात पर महान सचिन तेंदुलकर ने एक बार उनकी तारीफ करते हुए बहुत सटीक बात कही थी। अरे वाह, सचिन ने क्या कहा था? सचिन ने कहा था कि T20 क्रिकेट में सबसे अहम चीज होती है अपने प्लान के प्रति आपका कमिटमेंट। अर्शदीप अगर कोई रणनीति बनाते हैं तो वो उस पर 100% टिके रहते हैं। बल्लेबाज चाहे क्रीज पर कितना भी नाच ले, रिवर्स स्वीप मारने की पोजीशन बना ले, अर्शदीप घबराकर अपना प्लान नहीं बदलते। इस कमिटमेंट का सबसे बड़ा सबूत तो 2026 T20 वर्ल्ड कप का वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला गया मैच था। 19वां ओवर चल रहा था और क्रीज पर जेसन होल्डर और रोवमन पावेल जैसे मॉन्स्टर पावर हिटर्स थे। हाँ, वो ओवर तो लेजेंडरी है। उस भयानक दबाव में अर्शदीप ने उस ओवर में सिर्फ 6 रन दिए। रविंद्रन अश्विन ने बाद में खुद कहा था कि अर्शदीप के उस एक ओवर ने वेस्ट इंडीज के पूरे मोमेंटम की कमर तोड़ दी थी। यही वो खासियत है जो उन्हें बाकियों से अलग करती है। जब सारी दुनिया को लगता है कि अब मैच हाथ से गया, तब वो अपने उसी कीप थिंग्स सिंपल वाले मंत्र पर वापस लौट जाते हैं। तो आज के इस शानदार चर्चा को अगर हम समेटें तो अर्शदीप सिंह की कहानी सिर्फ एक लड़के के क्रिकेटर बनने की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दर्शाती है कि कैसे खरड़ की सड़कों से निकलकर एक लड़का अपने दिमाग, अपनी अडेप्टेबिलिटी और अपनी बेखौफ मानसिकता के बल पर क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर राज कर रहा है। सही कहा। चाहे वो लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ AI के निकाले गए डेटा की चुनौती हो या दुनिया भर की आलोचनाओं के बीच शांत रहकर अगली गेंद फेंकना हो, उनका सफर पूरी तरह से गिरने और सीखकर फिर से खड़े होने का प्रतीक है। लेकिन जाते जाते ये पूरी चर्चा एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है अब सबके लिए। आज हमने देखा कि कैसे AI और डेटा एनालिटिक्स ने एक गेंदबाज की सबसे बारीक कमजोरी पकड़ ली। हाँ। और फिर उस गेंदबाज ने तकनीक और रणनीति के सहारे उसका तोड़ निकाल लिया। तो ये सोचने वाली बात है कि आने वाले समय में जब मशीन लर्निंग और डेटा साइंस क्रिकेट के खेल में और भी गहराई तक अपनी जड़ें जमा लेंगे, तो क्या भविष्य में हमें ऐसे परफेक्ट रोबोट जैसे खिलाड़ी देखने को मिलेंगे जिनकी कोई कमजोरी ही ना हो? ये तो बहुत डरावना ख्याल है। जिनका हर एक्शन डेटा से कैलिब्रेट किया गया हो। और अगर सच में ऐसा हो गया तो क्या इस खेल की वो अनिश्चितता, वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो हमें टीवी स्क्रीन से बांधे रखती है, क्या वो हमेशा के लिए खत्म नहीं हो जाएगी? देखिए, जब सब कुछ पहले से तय होगा, मशीन द्वारा मापा हुआ होगा, तो फिर मैदान पर वो जादुई पल कहां से आएंगे? शायद यही वो चीज है जो इंसान को मशीन से अलग बनाती है और खेल को खूबसूरत रखती है। हमने शुरुआत में उस बॉम्ब स्क्वाड की बात की थी ना? हाँ, बिल्कुल। अगर कोई मशीन या रोबोट आकर वो लाल या नीला तार काटे तो उसमें कोई रोमांच नहीं है, क्योंकि मशीन को डर नहीं लगता। एग्जैक्टली। रोमांच को उस इंसान के कांपते हुए हाथों में है जो उस भयानक दबाव और डर के बावजूद अपने सबकॉन्शियस माइंड और अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा करता है और तार को सही जगह से काट देता है। अर्शदीप सिंह का वो वाइड यॉर्कर, उनका वो कमिटमेंट, उसी मानवीय जज्बे और हिम्मत की सबसे बेहतरीन मिसाल है जिसे कोई AI कभी रिप्लेस नहीं कर सकता।